नमस्ते। मैं हूं गर्वित रावत। विश्व के इतिहास में भारत का योगदान अमूल्य है। विज्ञान और विधि, जिसे हम आज की तारीख में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसकी सोच और क्रिया भारत से ही उत्पन्न हुई थी। गणित, भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, धातु पदार्थों का विज्ञान, जिसे हम मेटलर्जी कहते हैं, महासागरों को पार करने वाले जहाजों को बनाने की तकनीक और उनसे संबंधित नौचालन विधि, जिसे हम ब्लू वाटर नेवल कैपेबिलिटी कहते हैं, ये सब भारत ने ही दुनिया को दिया है। और यह भी स्थित है कि सैकड़ों हजारों सालों से यह बात दुनिया मानती भी थी और सीखने हमारे पास आती भी थी। अब पिछले तकरीब 700 साल भारत की सभ्यता को काफी चोट पहुंची है। बहुत हिंसा के शिकार भी हुए हैं और इस चक्कर में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, जहां एक जमाने में भारत विश्व के शिखर पे था, अब काफी पीछे फिसल गया है। और यह हम आम रूप से देख भी सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रसिद्ध जो मशीन है, टेक्नोलॉजीज हैं, कितने इंडिया से हैं। गाड़ियों में, हवाई जहाज़ों में, हेलीकॉप्टर, सबमरीन, आपके मोबाइल फोन्स में। खैर, अब जो बीत गया सो बीत गया। भविष्य का क्या? एक क्षेत्र है जहां भारत का दुनिया भर में बहुत सम्मान है, जहां भारत किसी से कम नहीं और विश्व में अव्वल होने की पूरी क्षमता रखता है। वो क्षेत्र है हमारे देश की रॉकेट टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान का। अगर भारत को अपना खोया हुआ गौरव दोबारा लाना हो, अपना आत्मसम्मान, अपनी सुरक्षा, तो वो हो सके हमारे अंतरिक्ष विज्ञान और रॉकेट विधि से। और वो हो सके तो सिर्फ भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा। आपको शायद मालूम नहीं, पर कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजर के हमारे इंजीनियरों ने, मिस्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने एक अति योग्य संस्थान का निर्माण किया है। यह एक कारनामा है, यह महान है। वैसे भी जिस देश ने दुनिया को खगोल शास्त्र दिया और सबसे पहले रॉकेट भी बनाए, तो इस सब में नंबर 1 होना भी तो हमारा अधिकार होना चाहिए, है कि नहीं? पर इसके लिए यह आवश्यक है कि भारत के नागरिक, खासकर छात्र, रॉकेट और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजीज में शिक्षित हों। पता होना चाहिए कि ये रॉकेट है क्या चीज़, ये चलते कैसे हैं, ये सैटेलाइट उपग्रह करते क्या हैं, अपने पथ पे रहते कैसे हैं। दरअसल सवाल ये है कि इसरो करता क्या है। तो हमारे इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। इस श्रृंखला में हम देखेंगे रॉकेट और रॉकेट से जुड़ी टेक्नोलॉजीज, उनके पीछे का विज्ञान, परिभाषा और इतिहास। सहनानवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद विषावहे। साथ साथ चलते हैं, साथ साथ बढ़ते हैं, वीरों की तरह। तेजस्वी हो जाएं हम, प्रकाशित हो जाएं हम, और फालतू के झगड़े ना करें। ओम शांति। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पे प्रयत्न करते हैं समझने की कि इसरो करता क्या है। शुरू करते हैं प्रश्न से कि रॉकेट है क्या, रॉकेट का अर्थ क्या है। सबसे पहले दिमाग में आता है कि रॉकेट एक यंत्र है, रॉकेट इज अ मशीन। और यह बात बिल्कुल सही है। यंत्र क्या होता है? यंत्र वो निर्माण है जो मानवता के काम आए या मनुष्य का काम सरल करे। अब यंत्र तो छोटे छोटे औजारों से लेके बड़े बड़े फैक्ट्री में लगने वाले मशीन होते हैं। रॉकेट किस प्रकार का यंत्र है? रॉकेट एक वाहन यंत्र है। रॉकेट इज अ व्हीकल। वाहन अर्थात वाहन वो यंत्र है जो सामान एक से दूसरी जगह पहुंचा दे, और रॉकेट यही करता है। भला ही वो धरती से अंतरिक्ष कोई सैटेलाइट उपग्रह पहुंचा रहा हो,
या फिर धरती पे ही एक से दूसरी जगह कोई सामान पहुंचा रहा हो, भला ही वो बम या मिसाइल के रूप में क्यों ना हो। अब वाहनों में कई वाहन होते हैं जो अपनी ऊर्जा का बंदोबस्त खुद करते हैं। इनको हम कहते हैं स्वयं चालक वाहन, और रॉकेट एक स्वयं चालक वाहन है, अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। इसको बाहर से कोई मदद नहीं चाहिए ऊर्जा के रूप में। आमतौर पर अधिकतर जो वाहन हम देखते हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी, हवाई जहाज, बैलगाड़ी भी, ये सब स्वयं चालक हैं। अपनी ऊर्जा का बंदोबस्त ये खुद करते हैं। वाहन जो स्वयं चालक नहीं है, उनका उदाहरण हो सकता है जैसे सेल बोट। ये जहाज, पानी का जहाज तभी चलेगा जब उसको बाहर से हवा की जरूरत है, जो हवा उसके पर्दों पे लगेगी। एक और उदाहरण हो सकता है जैसे कि जहां बर्फीले इलाकों में बच्चों के मनोरंजन के लिए होते हैं, जैसे स्लेड या टोबॉगन। ये सिर्फ ढलान पे नीचे की ओर ही जा सकते हैं। इनको बाहर से ऊर्जा चाहिए। कौन सी? ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की आवश्यकता है। तो आम वाहन में दो तो अनिवार्य भाग हैं ही। एक है सामान, बिना सामान का वाहन का कोई मतलब ही नहीं बनता। और एक से दूसरी जगह छोड़ने के लिए किसी प्रकार का मार्गदर्शन की व्यवस्था होना आवश्यक है। जो स्वयं चालक वाहन है उनमें दो और भाग मिलेंगे। एक है ईंधन, जिससे ऊर्जा मिलता है, और एक है इंजन, जो ईंधन को एक लाभदायक ऊर्जा में, एक लाभदायक रूप में बदलता है, एक लाभदायक शक्ति के रूप में बदलता है, जिससे वाहन चल सकता है। अब स्वयं चालक वाहन के जो चार भाग हैं, रॉकेट की दुनिया के तौर से इनकी थोड़ी परिभाषा समझते हैं। तो सामान को हम कहते हैं पेलोड, मार्गदर्शन को गाइडेंस, और ईंधन को, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है फ्यूल, पर इसको अधिकतर यहां प्रपेलक भी कहा जाता है या फिर प्रोपेलेंट। वैसे प्रोपेलेंट शब्द प्रपेलक से ही है, और इंजन को हम इंजन ही कहते हैं। तो एक साधारण से उदाहरण लेते हैं स्वयं चालक वाहन के। तो जैसे कि हमने बताया था कि बैलगाड़ी भी एक स्वयं चालक वाहन है, तो इस चित्र में देखते हैं कि इसके चार भाग कहाँ हैं। तो सामान है जो भी वो लाद के ले जा रहा है, यहाँ पे बांस है कि गन्ना है, और मार्गदर्शन करता है उसका ड्राइवर। और यहाँ ईंधन और इंजन दोनों ही आपके बैल ही हैं। अब जैसे हम रेलगाड़ी का उदाहरण लेते हैं। रेलगाड़ी में सामान है, आपके यात्री हैं, और उनके साथ का जो भी उनका सामग्री ले जा रहे हैं वो साथ में। मार्गदर्शन कर रहा है यहाँ सिग्नल मैन है, अंदर भी कोई ड्राइवर होगा। आपका ईंधन है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टीम इंजन है, तो ये पानी से और कोयले से चलता है, भाप से। और आपका जो इंजन है वो एक स्टीम इंजन है यहाँ पे। तो हम ये देखेंगे कि वाहन की असली पहचान उसके इंजन से ही होती है। जब हम ये सवाल पूछते हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पे चलता है, दरअसल हम ये पूछ रहे हैं कि रॉकेट का इंजन कैसे चलता है। अब जैसे यहां देखिए, तीन उदाहरण हैं इंजनों के। पहले आप देखिए जिसको हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, जिससे आपके मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलती हैं। ईंधन जो लेता है पेट्रोल। फिर आप देखिए एक इलेक्ट्रिक इंजन है, जो अब आपकी इलेक्ट्रिक कार्स जाती हैं इससे। इसका ईंधन है विद्युत ऊर्जा, जो उसको अपने बैटरी से मिलता है। और फिर जैसे हमने देखा था भी एक स्टीम इंजन, जिससे पुराने ज़माने में रेलगाड़ियाँ चलती थीं। तो इसी प्रकार से प्रश्न हमारा ये है कि रॉकेट का इंजन कैसे चलता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसका इंजन चलता है वही उसका सिद्धांत है चलने का। और हम ये भी देख सकते हैं जैसे कि जो बाकी भाग हैं इंजन को छोड़ के वाहन के, जैसे ईंधन हो या मार्गदर्शन हो या फिर सामान हो, वो काफ़ी आराम से हम एक से दूसरे वाहन में लगा सकते हैं। पर अगर हमने किसी वाहन का इंजन ही बदल दिया तो उसकी पहचान ही बदल जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि असली पहचान इंजन में ही है किसी भी वाहन का। रॉकेट के इंजन को समझने से पहले
ये देख लेते हैं कि रॉकेट वाहन के चारों भाग कहाँ कहाँ स्थित हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं रॉकेट जिसका नाम है एग्रीगेट 4 और इसको आमतौर पे V2 के नाम से जाना जाता भी है। ये रॉकेट जर्मनी ने बनाया है और कह सकते हैं कि ये आधुनिक दुनिया का सबसे पहला शक्तिशाली रॉकेट था। शक्तिशाली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहला रॉकेट था जो सामान को अंतरिक्ष तक पहुंचा सकता था। अंतरिक्ष का अर्थ होता है 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ज्यादा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता है। और इस रॉकेट का उपयोग हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के शेष भाग में, लंदन की बमबारी में। ठीक है, तो अब ये भी बता दें कि जो सारे दुनिया में जो रॉकेट जब शुरू हुए थे तो वो असल में सैनिक उपयोग के लिए ही, मिलिट्री यूज के लिए ही शुरू हुए थे। ये यूएसए में भी हुआ, सोवियत संघ में भी हुआ, चीन में भी हुआ, जर्मनी में भी हुआ। असल में भारत ही एक देश है जहां पे रॉकेटों का शुरुआत सामाजिक सेवा के लिए हुआ था, सिविलियन यूज के लिए। नहीं तो बाकी देशों में सबसे पहले मिलिट्री ने ही इनको आगे बढ़ाया। अब आप यहां देखेंगे कि जो सामान है, जो पेलोड है, वो रॉकेट के सबसे ऊपर भाग में रहता है। और आप ये भी देखेंगे कि सामान कितना कम है और कितना छोटा है आकार में और वजन में भी पूरे रॉकेट के तुलने में। और इसका कारण भी हम धीरे धीरे समझेंगे। उसके नीचे आता है उसका मार्गदर्शन का व्यवस्था। और अब आप देखेंगे जो इसका ईंधन है, तकरीबन 80% आकार और वजन ईंधन ही होता है रॉकेट का। और ईंधन के नीचे आता है उसका इंजन। और ये जो ढांचा है, ये जो बनावट है रॉकेट का, ये सबसे पहले रॉकेट का भी था, पर आज तक ये ज्यादा कुछ बदला नहीं है। ये अभी भी इसी प्रकार से ही बनते हैं। अब इसी A4 या V2 रॉकेट को हम और विस्तार में देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा प्रस्फोटक और बम, जो उसका सामान है। और ये इसलिए है क्योंकि जैसे हमने बताया था कि ये रॉकेट बना ही युद्ध के लिए था, इंग्लैंड के ऊपर बमबारी करने के लिए। और उसके नीचे आपको दिखेगा उसका मार्गदर्शक। और फिर आप देखेंगे जो उसका एक ईंधन टंकी है, और ईंधन टंकी के नीचे और एक ऑक्सीजन टंकी भी है, क्योंकि ईंधन को अब ऑक्सीजन चाहिए होता है ज्वलन के लिए। आप देखेंगे कि इस टंकी से ऊपर एक छोटा सा पाइप भी जा रहा है। वो असल में इसलिए होता है कि जो अंदर दबाव है हवा का, उसका संतुलन रखने के लिए। जैसे आपकी टंकी के ऊपर भी एक ब्रीदर नाम की कोई चीज होगी, जब जैसे आपका नल खुलता है और पानी टंकी से जाएगा तो खाली जगह जो है ना हवा को लेने के लिए, उसको एक ब्रीदर चाहिए होता है जहां से हवा अंदर जाए टंकी के। तो ये भी वही काम कर रहा है। नीचे आप एक और चीज देखोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टंकी। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक ईंधन है, पर ये इसका पंप चलाने के लिए काम आता है। उसका ज्वलन नहीं होता है दहन कक्ष में। अब नीचे उसके होगा दहन कक्ष, जहां पे आपका कंबस्शन चेंबर जिसको कहते हैं, जहां पे आपका ईंधन का ज्वलन होगा। और इसके नीचे आप कुछ देखेंगे स्टेबलाइजेशन फिन्स, जो स्थितिकरण करने के लिए जो पंख होते हैं। ये आज के रॉकेटों में अब आपको नहीं मिलेंगे। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इनकी अब आवश्यकता नहीं है। और फिर नीचे आपको कुछ और पतवार दिखेंगे जो मतलब रॉकेट को दिशा दिलाएं जब वो हवा में है। ये भी आज की रॉकेटों में आपको नहीं मिलेंगे। तो मोटा मोटा अब आप देख सकते हो कि ये जो रॉकेट है और इसका जो बनावट है, तकरीब आज भी सारे रॉकेट इसी प्रकार से बनते हैं। तो अब आते हैं प्रश्न पे कि रॉकेट किस सिद्धांत पे चलते हैं। रॉकेट्स को अक्सर मोमेंटम मशीन्स भी कहा जाता है। मोमेंटम के कई नाम होते हैं, गति शक्ति है, संवेग है, संस्कृत में उसको गमता कहते हैं। तो ये गति शक्ति के संरक्षण के सिद्धांत पे चलते हैं, उसके आधार पे चलते हैं। और अब हम देखते हैं कैसे। पर सबसे पहले ये पहचान लें कि गति शक्ति है क्या। किसी भी वस्तु के भार और गति के संयोग से जो उसे एक प्रकार की शक्ति मिलती है, उसको हम गति शक्ति कहते हैं। गति शक्ति का सूत्र बहुत सरल है। किसी भी वस्तु की गति शक्ति उस वस्तु का भार है और उसको गुणा करने पड़ेगा
उस वस्तु के गति से। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यह आपने स्कूल में पढ़ा होगा। भार के इकाई हैं किलोग्राम, गति के हैं मीटर प्रति सेकंड, तो गति शक्ति के इकाई हो जाएंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब इसके हम कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। अब जैसे क्रिकेट बॉल है, उसका वजन है 150 ग्राम, माने 0.15 kg। अब मान लो कोई स्पिन बॉलर है, जैसे जडेजा है, उसकी बॉल आती है तकरीब 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तो बॉल की गति शक्ति कितनी हुई? 0.15 इंटू 10 माने 1.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब फास्ट बॉलर हैं जैसे बुमराह, उनकी फास्ट बॉल है करीब 25 मीटर प्रति सेकंड, तो अब अंदाजा तो आ जाएगा कि गति शक्ति ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वजन वही है और गति ज़्यादा है। तो उनकी बॉल की गति शक्ति आ जाएगी 0.15 इंटू 25 माने 3.75 पौने 4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब मान लो कोई शॉट पुटर है। अब एक शॉट पुट का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शॉट पुट तकरीब 7 किलो का होता है, और जब शॉट पुट फेंकते हैं तो उसकी गति तकरीब 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो अब उस शॉट पुट की गति शक्ति देखोगे तो वो हो जाएगा 70 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो अब आप देख सकते हो, क्योंकि वजन इतना बढ़ गया है गेंद का कि उसकी गति शक्ति कितना ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये आप एहसास भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे जडेजा ने अगर आपकी तरफ बॉल फेंका तो आप उसको कैच कर लोगे। अगर बुमराह ने फेंका तो अगर आपका अभ्यास है, टेक्निक पता है, तो आप उनकी बॉल भी पकड़ सकते हो, पर थोड़ा कठिन होगा और गलती से करोगे तो चोट भी लग सकती है। पर अगर कोई शॉट पुटर ने आपकी तरफ बॉल फेंका तो आप रास्ते से हट जाओगे। तो इससे थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है कि गति शक्ति कैसे वस्तु की गति और उसके भार के संयोग से बनता है। तो गति शक्ति संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी पृथक व्यवस्था में कुल गति शक्ति न घटेगी न बढ़ेगी, मतलब कि उसका संरक्षण होगा। पृथक व्यवस्था क्या है? उसको इंग्लिश में हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऊर्जा या माल अंदर बाहर नहीं जा सकता। एनर्जी एंड मास कैन नॉट लीव और एंटर द सिस्टम। अब जैसे कैरम बोर्ड का उदाहरण ले लीजिए। अगर कैरम बोर्ड एक पृथक व्यवस्था होती तो एक बार हम गोटी मारते तो गोटियां कभी रुकती ही नहीं। सिर्फ एक गोटी की गति शक्ति दूसरे के पास जाती, उसका स्थानांतरण होता, ट्रांसफर होता मोमेंटम का, नहीं तो गोटियां हमेशा चलती रहती। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये पृथक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था से ऊर्जा बाहर को जा रहा है। वो रगड़ के रूप में जा रहा है और वो आवाज़ के रूप में जा रहा है, और धीरे धीरे हमारी गोटियां रुक जाती हैं। अब पृथक व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए हम लोग पाउडर लगाते हैं कि रगड़ाई कम हो जाए, और वो करने से हम देखते हैं कि गोटियां ज़्यादा टाइम चलती हैं। तो अब हम कुछ सांख्यिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 1000 किलो की गाड़ी है, वो बिल्कुल स्थित है, उसकी गति 0 है, और एक 4000 किलो की गाड़ी जिसकी गति है 3 मीटर प्रति सेकंड, वो उस पर आके लगती है। अब मारने के बाद जो 4000 किलो की गाड़ी है उसकी गति 3 से 2 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो 1000 किलो की गाड़ी है उसकी कितनी गति होगी। अब इस सवाल का उत्तर पाने के लिए हम गति शक्ति संरक्षण का सिद्धांत का उपयोग करेंगे। तो प्रारंभिक जो कुल गति शक्ति है वो बाद में भी उतनी ही रहेगी इस पूरे व्यवस्था की। तो प्रारंभिक जो कुल गति शक्ति थी, जो 1000 किलो की गाड़ी है उसकी तो गति शक्ति 0 थी, क्योंकि उसकी गति ही नहीं थी। तो कुल गति शक्ति थी 4000 किलो की गाड़ी की, और वो है 3 इंटू 4000 जो होगा 12000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब दो गाड़ियों के लगने के बाद भी कुल गति शक्ति इतनी ही रहेगी। अब जो 4000 किलो की गाड़ी है उसकी गति शक्ति अब हो गई है 8000। तो प्रारंभिक गति शक्ति 12000 में से अब 4000 किलो की गाड़ी का गति शक्ति है 8000, बचा 4000, और वो 4000 जाएगा 1000 किलो की गाड़ी को, और गति शक्ति होता क्या है, भार से गुणा करते हैं हम गति को, तो उसकी गति होगी 4 मीटर प्रति सेकंड।
इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जो 4000 किलो की गाड़ी थी उसकी गति फिर भी शुरू में 3 मीटर प्रति सेकंड है, पर इस बार लगने के बाद उसकी गति बिल्कुल शून्य हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है। तो अब प्रश्न है कि 1000 किलो की गाड़ी है वो कितनी गति में जाएगी। तो वही है जैसे शुरू में हम देखेंगे, जो प्रारंभिक कुल गति शक्ति है वो उतना ही होगा 12000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और लगने के बाद 4000 किलो की गाड़ी की गति हो जाएगी शून्य। तो सारी गति शक्ति अब 1000 किलो की गाड़ी को मिलेगी और उस प्रकार से 1000 किलो की गाड़ी की गति हो जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड। अब पिछले जो उदाहरण हमने देखे थे वो थे टकराव के, पर गति शक्ति ऐसे भी चलती है कि अगर एक ही वस्तु है जिसके दो भाग हो जाएं और एक भाग किसी गति शक्ति लेके एक दिशा में जाए तो दूसरा भाग दूसरी दिशा में उतनी ही गति शक्ति से जाएगा, क्योंकि गति शक्ति का संरक्षण होना है। जैसे कि हम इनको देखते हैं इस वीडियो में। जब ये दोनों लड़कियां अपने हाथ जोड़ते हैं तो वो एक वस्तु हो जाते हैं। अब एक लड़की दूसरे को धक्का मारे या दूसरी लड़की पहले को धक्का मारे, जितनी गति शक्ति से एक लड़की एक दिशा में जा रही है उतनी गति शक्ति से दूसरी लड़की दूसरी दिशा में जाएगी, क्योंकि इनका प्रारंभिक गति शक्ति क्या था जब उन्होंने हाथ जोड़े थे? शून्य। अब अगर गति शक्ति एक दिशा में जा रही है तो उसको बराबर करने के लिए, उसको घटाने के लिए, दोबारा कुल गति शक्ति को शून्य लाने के लिए दूसरी लड़की की गति शक्ति उतनी ही होनी पड़ेगी, पर विपरीत दिशा में। अब हम एक और सोच प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप अंतरिक्ष में तैर रहे हो। ये एक पृथक व्यवस्था है। यहां कोई हवा का प्रवाह नहीं है, यहां कोई जमीन की रगड़ नहीं है। आपका वजन है 75 किलो। आपके हाथ में एक गेंद है 5 किलो की, और आपने उस गेंद को फेंका आगे की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से। प्रश्न ये है कि अब आपकी गति उल्टी दिशा में कितनी होगी। तो फिर से जब हम गति शक्ति संरक्षण का सिद्धांत का समीकरण करेंगे और उसका समाधान करेंगे तो निकलेगा कि आपकी गति होगी 0.67 मीटर प्रति सेकंड उल्टी दिशा में। और ये इसलिए है क्योंकि बॉल की गति शक्ति हो जाएगी 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि उसका भार 5 किलो का है और गति 10 का है। आपका भार है 75 किलो का, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि आपकी अब गति क्या होगी। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम अपनी गति को बढ़ाएं उल्टी दिशा में, तो हम क्या कर सकते हैं? एक चीज तो स्पष्ट है कि हम उसी गेंद को और तेजी से फेंकें, उसको ज्यादा गति से फेंकें। उससे छूटती हुई बॉल की गति शक्ति बढ़ेगी और उतनी ही गति शक्ति अब हमें उल्टी दिशा में लगेगी और हमारा रफ्तार बढ़ जाएगा। तो अब 10 मीटर प्रति सेकंड की जगह मान लीजिए हम उसी गेंद को 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकें। तो फिर से गति शक्ति संरक्षण के सिद्धांत के सूत्र के अनुसार स्पष्ट होता है कि हमारा गति अब 1.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब हमें अपनी गति और भी बढ़ानी हो तो हम एक और चीज कर सकते हैं। हम उस गेंद का भार उसी को बढ़ा लेते हैं। अब 5 किलो की जगह 10 किलो का गेंद हम फेंकते हैं 25 मीटर प्रति सेकंड, और हमारी गति फिर उल्टी दिशा में हो जाएगी 3.33 मीटर प्रति सेकंड। और क्या किया जा सकता है? अभी तक हमने ये मान के चला है कि आदमी 75 किलो का है। अब मान लो आदमी का भार ही कम हो जाए, उसको हम 50 किलो का करते हैं और वही 10 किलो की बॉल को हम 25 मीटर प्रति सेकंड से फेंकेंगे, तो अब आदमी उल्टी दिशा में कितनी गति पकड़ेगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो शॉटपुट है वो 7 किलो का होता है और उसको फेंकते हैं तकरीब 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो 10 किलो की बॉल को 25 मीटर प्रति सेकंड, जो एक फास्ट बॉल है क्रिकेट में, उतनी गति से फेंकना शायद ही दुनिया में कोई कर सकता है। और उसके बावजूद कुल जो हमारी गति है वो हम सिर्फ 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम पा पाए हैं।
रॉकेट भी कुछ इसी प्रकार चलते हैं। यहाँ पे मान लो सामान जो है वो है यात्री या फिर आदमी, और बॉल काम कर रहा है ईंधन का, प्रोपेलर का। तो बॉल को फेंका जाए एक तरफ तो आदमी जाता है दूसरी दिशा में। पर यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद हम कुल गति कितना पाए हैं? 5 मीटर प्रति सेकंड। अब अंदाजा लगाने के लिए कि रॉकेट कितना काम करता है, रॉकेट को परिक्रमा लगाने के लिए धरती का, जो करीब 100-200 किलोमीटर की ऊंचाई पे हो, उसको चलना पड़ता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। तो अगर हम इसी उदाहरण को लें कि 50 किलो का आदमी है और वो चाहता है कि वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछे को जाए, और इस बार हम कहते हैं कि उसके हाथ में 1 टन की बॉल है, तो अब उसको 1 टन की बॉल कितनी गति से फेंकना होगा जिससे वो इतनी गति पकड़ ले जिससे वो धरती की परिक्रमा लगा सके? तो हमें जवाब मिलेगा 400 मीटर प्रति सेकंड। तो इससे थोड़ा अंदाजा आता है कि रॉकेट कितना काम करने के काबिल हैं। अब इस उदाहरण को ले लीजिए। यहां पे एक आदमी बंदूक चलाएगा और जैसे ही गोली निकलेगी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि उल्टी दिशा में आदमी को झटका लगेगा, क्योंकि गोली की गति शक्ति एक दिशा में जाएगी, बाकी बंदूक गति शक्ति दूसरी दिशा में जाएगी और वो आदमी को धक्का मारेगा। थोड़ा सा इससे अंदाजा ये भी आता है कि छोटी सी गोली जिसका भार कितना कम होगा पर इतनी गति से निकलता है कि आदमी को संभालना कभी मुश्किल हो जाता है। तो इस जो धक्के को कहते हैं, इसको हम प्रत्याधक्का कहते हैं, इंग्लिश में इसको रिकॉइल कहते हैं। और इस प्रत्याधक्का के सिद्धांत पे हम अब एक रॉकेट का निर्माण करते हैं। तो ये है हमारा रॉकेट। बहुत सरल रॉकेट है। इसमें एक आदमी सिर्फ बंदूक चलाता है एक दिशा में और चलता है दूसरी दिशा में प्रत्याधक्का से। तो इस रॉकेट के पहले हम 4 अंश पहचान लेते हैं। सामान क्या है? यहाँ सामान वही हमारा जो यात्री है जो बंदूक चला रहा है, उसी को पहुंचना है एक से दूसरी जगह। मार्गदर्शक का काम भी वही करता है, क्योंकि उसको पता है मैंने जाना कहाँ है, तो गोलियां चलाएगा उल्टी दिशा में। हमारा ईंधन क्या है? ईंधन हमारे गोलियां ही हैं। और हमारा इंजन क्या है? इंजन हमारा बंदूक है यहां पे। तो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब मान लो कि वो सारी गोलियां निरंतर चलाता है, जैसे कि 1 गोली प्रति सेकंड। तो यहां पे कुछ कुछ चीजें समझते हैं। पहले पहले जब गोलियां निकलेंगी तो रॉकेट का भार बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईंधन से भरा हुआ है। तो कितना प्रभाव होगा रॉकेट की गति में एक गोली से? बहुत मामूली होगा, अंदाजा लगा सकता हूं। शायद आधा इंच प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ेगा, शुरू में धीरे धीरे बढ़ेगा। अब दूसरी चीज क्या समझना है कि जैसे जैसे गोलियां निकल रही हैं गति बढ़ती जाएगी, गति का वर्धन होगा, त्वरण होगा। क्यों? क्योंकि जो पुरानी गति है उसमें नई गति जुड़ेगी। तो गति जैसे जुड़ते रहते हैं वैसे ही एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, गति वर्धन होता है। अब प्रश्न यह है कि गति वर्धन किस प्रकार से होगा? क्या यह रेखाएक गति वर्धन होगा? रेखाएक का मतलब क्या है? लिनियर एक्सेलरेशन। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बराबर समय के अंतरों में क्या गति की उतनी ही बढ़ोतरी होगी समय के साथ साथ? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे जैसे गोलियां निकल रही हैं वैसे वैसे हमारे रॉकेट का भार भी तो कम हो रहा है, और निकलती हुई हर एक गोली की गति शक्ति उतनी ही है। पर हमारा जो रॉकेट है उसका भार अब हल्का होता जा रहा है, क्योंकि हमारा ईंधन कम होता जा रहा है। तो हर एक नए निकलती हुई गोली अब हमें ज्यादा गति देगी पिछले गोली से। इसलिए गति वर्धन रेखाएक नहीं होगा, गति वर्धन का भी वर्धन हो रहा होगा, त्वरण का बढ़ोतरी हो रही होगी। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसीलिए हम देखेंगे कि जो रॉकेट जब शुरू में चलते हैं तो बहुत धीरे से चलते हैं, और जैसे जैसे वो हल्के होते रहते हैं वैसे वैसे वो गति पकड़ते रहते हैं और बहुत तेज हो जाते हैं।
तो इससे अब आपको आइडिया आ गया होगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पे चलते हैं और क्यों हम उनको मोमेंटम मशीन्स कहते हैं, क्योंकि ये गति शक्ति संरक्षण के सिद्धांत के आधार पे चलते हैं। और दूसरे पार्ट में, अगले पार्ट में हम इसी प्रकार के उदाहरण को देखेंगे और उसका गणित द्वारा सूत्रीकरण करेंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे। पर जाने से पहले, क्या रॉकेट को हम किसी और प्रकार से, किसी और रूप से समझा सकते हैं कि वो किस सिद्धांत पे चलते हैं? वो जानने से पहले आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं। पहले ये तस्वीर है श्री रॉबर्ट गॉडर्ड की। रॉबर्ट गॉडर्ड को अमेरिका के रॉकेट विज्ञान और टेक्नोलॉजी के पिता माने जाते हैं। रॉकेट की दुनिया में इनका बहुत बड़ा हाथ है। यहां पे बल्कि वो दिख रहे हैं दुनिया के पहले क्रायोजेनिक रॉकेट के साथ, जो उन्होंने खुद बनाया है। क्रायोजेनिक रॉकेट वो होते हैं जिनका ईंधन का तापमान बहुत कम होता है, 0 से 200 डिग्री कम। तो जिस जमाने में अधिकतर लोग रॉकेट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बल्कि अधिकतर लोगों ने रॉकेट के बारे में कभी सुना ही नहीं था, उस जमाने में श्री रॉबर्ट गॉडर्ड बात करते थे अंतरिक्ष विमानों की। अब ये देखिए, ये उल्लेख है न्यूयॉर्क टाइम्स से, अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार, और ये छपा था 13 जनवरी 1920 में। लिखा है, Professor Goddard does not know the relation of action to reaction and of the need to have something better than a vacuum against which to react. To say that would be absurd. Of course, he only seems to lack the knowledge ladled out daily in high schools. तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि प्रोफेसर गॉडर्ड को क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध नहीं मालूम। उनको यह भी नहीं पता कि वैक्यूम से कुछ ठोस चीज चाहिए जिस पे प्रतिक्रिया हो सके। बेशक लगता है कि उनको वह ज्ञान ही नहीं जो रोज हाई स्कूलों में परोसा जाता है। उल्लेख को थोड़ा सा समझते हैं। पहली बात तो न्यूयॉर्क टाइम्स साफ साफ कह रहा है कि अंतरिक्ष विमान हो नहीं सकते, रॉकेट अंतरिक्ष में चल ही नहीं सकते। दूसरी बात यहां समझने का है कि यह काफी अपमानजनक रूप में लिखा गया है, और वो भी अपने ही देश के सबसे उत्तम वैज्ञानिक जो रॉकेट की दुनिया में थे उस वक्त। शब्दों का प्रयोग देखिए, उन्होंने कहा है कि ही ओनली सीम्स टू लैक द नॉलेज लैडल्ड आउट डेली इन हाई स्कूल्स। लैडल माने बड़ी चम्मच। तो एक तरह से कह रहे हैं जो बच्चों को रोजाना ठूस ठूस को खिलाया जाता है, हमारे प्रोफेसर साहब तो वो भी नहीं जानते। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसा क्यों कह रहा है? तो अब आप देखोगे वो उन्होंने लिखा, ही डज नॉट नो द रिलेशन ऑफ एक्शन टू रिएक्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध नहीं मालूम है। अब यहां पे तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम की बात हो रही है, जो कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है। और ये कह रहे हैं कि जब आप अंतरिक्ष में हो, जहां पे तो हवा भी नहीं है, तो आप क्रिया किस पे करोगे? जिससे वाहन पे प्रतिक्रिया हो, जिससे वाहन चल सके। इसको समझने के लिए अब थोड़ा सा न्यूटन के गति के नियमों को थोड़ा सा और देखते हैं। न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया को हम यहां समझ सकते हैं किसी प्रकार का धक्का या जोड़। अब न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। जड़त्व वो गुण है हर एक वस्तु का जो अपनी अवस्था कायम रखने की कोशिश करता है। अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है, अगर वो किसी गति में है तो उसी गति में रहना चाहता है। और नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था तब तक कायम रखेगी जब तक उस पे जोर ना लगे। अर्थात जो वस्तु स्थित है वो स्थित ही रहेगी, और जो वस्तु गति में है वो उसी गति पे चलती रहेगी जब तक उस पे जोर ना लगाया जाए, और वो जोर सिर्फ बाहर से लग सकता है। अगर हम इन दो नियमों को साथ में देखें तो मतलब साफ ये निकलता है कि अगर कोई वाहन है और वाहन चलना चाहता है या अपनी गति बदलना चाहता है, तो वो तभी हो सकता है जब उसे बाहर से कोई जोर लगे। और बाहर से जोर कैसे लगेगा?
जब वो किसी और वस्तु पे जोर लगाएगी, तभी वो वस्तु उल्टा न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से उस पे जोर लगाएगी और तभी वाहन चल सकता है। अब क्या ये हमें आम वाहनों में दिखता है? बिल्कुल दिखता है। अब मान लो ये नाव है। अगर आप अपने पतवारों से पानी को पीछे नहीं धकेलोगे तो पानी आपको आगे नहीं धकेलेगा और नाव कहीं नहीं जाएगी। बल्कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो यही तो करते हैं, हम पानी को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं और तभी हम आगे बढ़ते हैं। हम चिड़ियों को देख लेते हैं। चिड़िया अपने पंखों से हवा को पीछे फेंकते हैं और तभी वो आगे जा सकते हैं। बल्कि अगर आप किसी चिड़िया को गति में देखो जो किसी डाल पे बैठना चाहे तो वो अपने पंखों से आगे की तरफ हवा को फेंकेगी, तभी उसकी गति टूटेगी क्योंकि उसको पीछे को धक्का मिलेगा और इसी प्रकार से वो अपने डाल पे बैठ सकती है, नहीं तो उसका स्टेशन मिस हो जाएगा। घोड़े को देख लीजिए। जब घोड़ा भागता है तो वो धरती को धक्का मारता है और विपरीत में धरती उसको धक्का मारती है जिससे वो आगे बढ़ सके। बल्कि आप ये देख सकते हैं कि जैसे जिन देशों में बर्फ ज़्यादा पड़ती है तो कभी कभी गाड़ियां फंस जाती हैं क्योंकि फिसलन इतनी हो जाती है, गाड़ी के पहिए जमीन को धक्का नहीं मार पाते और गाड़ी वहीं की वहीं अटक जाती है। हाँ जी, तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा था कि अंतरिक्ष में विमान चल नहीं सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि विमान को किसी और चीज पे धक्का मार के चलना है और अंतरिक्ष में कुछ है ही नहीं धक्का मारने को, वहां वैक्यूम है, हवा भी नहीं है। ठीक है, आज की तारीख में तो हम जानते हैं कि विमान अंतरिक्ष में चलते हैं, पर वो लिखा गया था 1920 में, 100 साल पहले। तब किसी ने ऐसा कुछ देखा नहीं था। हम ये भी जानते हैं कि विमान चल सकते हैं गति शक्ति संरक्षण के सिद्धांत द्वारा, वो हम देख चुके हैं, तो वो भी ठीक है। पर प्रश्न ये है कि न्यूटन के गति के नियमों के हिसाब से, खासकर पहला और तीसरा नियम के हिसाब से, जिससे स्पष्ट होता है कि कोई भी वाहन नहीं चल सकता जब तक वो किसी और चीज पे धक्का ना मारे। जैसे कि आज सुबह आप अपने बिस्तर से उठे होंगे। बिस्तर से कैसे उठे? आपने बिस्तर को धक्का मारा होगा, बिस्तर पे जोर लगाया होगा, नहीं तो आप उठ नहीं सकते। जब आप लेटे हुए थे तो आपकी गति थी 0। उठने के लिए आपको अपनी गति बदलनी है। पहला सिद्धांत कहता है कि गति आपकी तभी बदल सकती है जब आप पे कुछ जोर लगे। अब आप अपने आप पे कैसे जोर लगाओगे? आपने बिस्तर को जोर लगाया, इसलिए नहीं कि बिस्तर आपका दुश्मन है, बिस्तर आपका मित्र है, पर फिर भी आपको जरूरी था बिस्तर को धक्का मारना या उस पर जोर लगाना। ठीक है, कोई मंत्र बोल के तो नहीं उठेंगे आप। तो इसको नजर में रख के, न्यूटन के पहले और तीसरे नियम को नजर में रख के, अब ये समझाइए कि रॉकेट अंतरिक्ष में चल कैसे सकता है जब उसके पास कुछ है ही नहीं जिसपे वो धक्का मारे। तो अगर आपको थोड़ा सोचना है इस सवाल के बारे में, जवाब के बारे में, तो आप यहां पॉज कर दीजिएगा। हम 10 सेकंड बाद फिर मिलेंगे। अच्छा, तो मैं पहले बता दूं कि अगर इसका जवाब आपको सही नहीं आया तो निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब ये लिखा गया था तो उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स अकेले नहीं था इस सोच में। कहा जाता है कि उस जमाने में कई वरिष्ठ अध्यापक, प्रोफेसर और वैज्ञानिक भी यही दावा कर रहे थे कि अंतरिक्ष में विमान नहीं चल सकते। और मैं ये भी बता दूं कि कई लोग हैं, अधिकतर लोग हैं बल्कि, जो जब रॉकेट को उड़ते देखते हैं तो सोचते हैं कि रॉकेट धरती को धक्का मारता है पहले और फिर हवा को धक्का मार के आगे जाता है। ऐसा असल में नहीं है। तो ये देखिएगा, यहां हम देखते हैं कि एक लड़का नाव से कूद के बाहर को उतरता है और बेशक जैसे हमको लगेगा ही नाव उल्टी दिशा में चलती है।
अब गति शक्ति संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से ये होना ही है, क्योंकि बच्चे का कुछ गति है और एक दिशा है, उसकी गति शक्ति है, और उल्टी दिशा में संरक्षण होने के लिए नाव को भी कुछ गति पकड़नी पड़ेगी, जिससे कुल गति शक्ति कायम रहे। न्यूटन के नियमों के हिसाब से अब इसको देखते हैं। तो मान लीजिए हम वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं। अब इसको एक वस्तु के रूप में हम देखते हैं जो स्थिर है। नाव भी स्थिर है और लड़का भी स्थिर है। अब नाव को अगर गति पकड़नी हो तो उसे बाहर से कोई जोर की आवश्यकता है, जो न्यूटन के पहले नियम के हिसाब से हमको बताया जाता है, और वो उसको बेशक लगता है। कैसे? जब लड़का उसे धक्का मारता है। इसी प्रकार लड़के को भी अगर आगे की तरफ कूदना हो, उसे भी किसी और वस्तु से जोर की आवश्यकता है, और उसे भी वो जोर मिलता है किससे? नाव से। और नाव से कैसे मिलता है? क्योंकि उसने नाव पे जोर लगाया तो नाव ने उस पे जोर लगाया, और ये हमारा न्यूटन का तीसरा नियम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस चीज को हम न्यूटन के नियमों के हिसाब से अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जो आप यहां देख रहे हैं वही रॉकेट में होता है। जो लड़का है वो किरदार निभाता है प्रपेलक का, निकास करते हुए प्रपेलक का। उसके ज्वलन होने के बाद जब वो रॉकेट से निकास करता है तो वो रॉकेट को इसी प्रकार से धक्का मारता है, और जो बाकी नाव है वो है हमारा रॉकेट। तो फिर जो हमारा सवाल था कि रॉकेट किसको धक्का मारता है, रॉकेट अपने किसी और चीज को धक्का नहीं मारता, परंतु रॉकेट बना ही दो वस्तुओं से है। एक है निकास करता हुआ प्रपेलक और एक है बाकी रॉकेट। और जो प्रपेलक है वो रॉकेट को धक्का मार के बाहर को निकलता है, और इस प्रकार से न्यूटन के गति के नियम यहां कायम रहते हैं, बरकरार रहते हैं। अहम बात यह है समझने की कि अगर हमें रॉकेट की चाल पे नियंत्रण पाना है तो हमें निकास करते प्रपेलक पे नियंत्रण पाना होगा। और इसीलिए जो प्रपेलक टेक्नोलॉजी है, प्रपेलक विज्ञान है, जो दहन कक्ष में किस प्रकार से उसका ज्वलन होता है, कैसे वो निकलता है, कैसे वो गति पकड़ता है, ये सब रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत ही अहम विषय है। अब मान लीजिए कि हमने इस लड़के की जगह उसेन बोल्ट को खड़ा कर दिया, और हमने बोल्ट साहब से बोला कि आप दम लगा के कूदिए। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नाव है वो कितने रफ्तार से और कितने जोर से पीछे को धकेली जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसेन बोल्ट इस लड़के के तुलना में ज्यादा अच्छा प्रपेलक का कार्य निभा सकते हैं, ज्यादा शक्तिशाली प्रपेलक का काम कर सकते हैं। यहां पे कईयों का सवाल यह हो सकता है कि हम ये नहीं कह सकते कि रॉकेट ईंधन को धक्का मारता है, पर यह कहना भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास जान है क्रिया वही कर सकता है। यहां बच्चे के पास जान है, बच्चे के पास ऊर्जा है, तो क्रिया वो करता है और प्रतिक्रिया हमारे नाव पे हो रही है। इसी प्रकार से क्रिया प्रपेलक करता है, एक बार उसका ज्वलन हो जाता है, उसमें ऊर्जा आती है, तो वही धक्का मार सकता है, क्रिया वो करता है, और रॉकेट पे होती है प्रतिक्रिया। अब ये तस्वीर है सोवियत संघ के सबसे पहले रॉकेट दल के सदस्यों का। इस दल की स्थापना हुई थी 1919 में, और इसके जो सदस्य हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है सोवियत संघ के राष्ट्रीय रॉकेट कार्यक्रमों में। खासकर आप देखेंगे यहां सर्गेई कोरोल्योव, जिनको सोवियत संघ के रॉकेट कार्यक्रम के पिता माने जाते हैं। तो इस दल ने अपना नाम रखा गर्ड, GIRD। अब गर्ड तो संक्षेप में है, पर अब उसका पूरा जो रूप है वो है ग्रुपा इसुचेनिया रिएक्टिवनिया द्वेशनिया। अब भलाई रूसी समझ में नहीं आती, पर यह शब्द हम देख सकते हैं रिएक्टिवनिया, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है रिएक्टिव या फिर प्रतिक्रियात्मक।
तो अंग्रेजी में इस दल का नाम पड़ता है ग्रुप फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिएक्टिव मोशन, और हिंदी में इसका अनुवाद होगा प्रतिक्रियात्मक गति अनुसंधान दल। तो देखिए कि उन्होंने रॉकेट की चाल को एक प्रतिक्रियात्मक गति का नाम दिया है, और यह भी बिल्कुल सही है जो हमने अभी देखा, और ये बिल्कुल न्यूटन के गति के तीसरे नियम के हिसाब से चलता है। इसीलिए जैसे रॉकेट्स को हम मोमेंटम मशीन्स कहते हैं, उसी प्रकार से हम रॉकेट्स को रिएक्टिव व्हीकल्स भी कहते हैं, माने प्रतिक्रियात्मक वाहन। तो जब हम बोलते हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पे चलता है, तो दोनों उत्तर सही हैं। वो गति शक्ति संरक्षण के सिद्धांत पे भी चलते हैं और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार भी चलते हैं, और वो प्रतिक्रियात्मक गति के सिद्धांत पे भी चलते हैं। तो इसके साथ हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। अब आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पे चलते हैं। अगले पाठ में हम रॉकेट के चलन का गणितीय सूत्रीकरण करेंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे। रॉकेट से जुड़े हम कुछ चल और प्राचलों को देखेंगे, वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स, और हम रॉकेट की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, जिसको हम कहते हैं द रॉकेट इक्वेशन, हम उसकी भी जांच करेंगे। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।